Hello to all my dear learners. So, my dear friends, today we are having with ourselves Vineet Jain. So, Vineet Jain is a third year student जो जब इन्होंने गेट एग्जाम लिखा था और अब वो आफ्टर सर्टेन टाइम ही इज गोइंग टू एंटर इन द फोर्थ ईयर. तो विनीत, वेलकम टू आवर चैनल एंड माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने बोला थर्ड ईयर स्टूडेंट हो एंड यू आर स्कोरिंग सच अ गुड मार्क्स इन द गेट. तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपका अभी टारगेट क्या है? हेलो सर. हाँ सर, तो मोटिवेशन तो सर ऐसे ही आया कि क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था, तो उसके बाद ऐसे घर पे पढ़ाई कॉलेज का तो ऐसे ऑनलाइन मोड पे ही था, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था. तो मैंने सोचा कि इसकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा भाई है एक बड़ा, वो भी ऐसे इंजीनियरिंग सर्विस उसका क्लियर हुआ था. वो तो अब उसमें उसका यूपीएससी हो गया, तो वो तो आईएएस बन गया है. तो फिर उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला. तो उसके बाद मैंने थोड़ा ऐसे देखा, तो एक मेरा छोटा भाई उसने अन अकेडमी ले रखा था, तो फिर मैंने भी अन अकेडमी ले लिया. तो मुझे ऐसे पता नहीं था कि कैसे करते हैं, तो बस वहीं से ही थोड़ा स्टार्ट हुआ. तो फिर तो ऐसे. जैसा कि आप इस बार गेट लिखे हो, तो आपको कॉलेज भी आप मैनेज कर रहे थे, ये भी मैनेज कर रहे थे. तो आपने अन अकेडमी किस टाइम पे ज्वाइन किया था? और आपको अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उसको कम से कम कितना मिनिमम टाइम देना चाहिए ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए? मैंने तो सर अन अकेडमी लास्ट फेब में ज्वाइन किया था, फेब के फर्स्ट या सेकंड वीक में. अ, उसके बाद मतलब शुरू में तो 2-3 महीने तो ऐसे समझ नहीं आता, कि जब नया नया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो अडेप्ट होने में टाइम लगता है. तो अराउंड मतलब ढंग से प्रिपरेशन मेरी अप्रैल के बाद से स्टार्ट हुई थी, मार्च अप्रैल के बाद से. और उसके बाद मतलब ऐसे कॉलेज तो ऑनलाइन चल रहा था, तो ऐसे ज़्यादा बर्डन तो था नहीं. थोड़ा एंड सेम के टाइम या जब ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह कराते तो उस टाइम बर्डन होता था, पर वो भी था ही कि वो तो करना ही है. और ऐसे खाली कॉलेज से तो डिग्री मिलेगी बस, तो ऐसे प्लेसमेंट वगैरह तो इतने अच्छे होते नहीं हैं सिविल से. तो फिर मैंने थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस किया, कॉलेज ऐसे थोड़ा साइड रख के ही करना पड़ा. तो जैसा कि आप बोल रहे हो कि कॉलेज का अगर अभी प्रेशर नहीं है, तो 1 ईयर के करीब आपको लगा प्रिपरेशन को, ठीक है. तो अब अगर कॉलेज खुल जाएगा, जब वहां पे बच्चों को कॉलेज जाना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि 1 ईयर वुड बी सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट्स अगर वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो? गेट के लिए तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है. इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो मतलब मेरे पर्सनल व्यू में 1 ईयर इंजीनियरिंग सर्विस में थोड़ा कम पड़ेगा. कम पड़ता है, मतलब उनके लिए आपको 2 ईयर्स दे शुड बी प्लानिंग अगर वो अभी तैयारी वन एंड शुरू कर रहे हाफ. कॉलेज के साथ. हाँ ठीक है मतलब. विनीत, जैसा कि अभी तुम जैसा आपसे बात भी हुआ था मेरे से, तो आप गेट थर्ड ईयर में फोकस किए हो और आपका अगला साल फोकस ईएससी है. तो ये जो प्लानिंग अभी कर रहे हो, अभी आपका गेट एग्जाम होने के बाद अभी आपका थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में आप ईएससी के लिए आगे अगले साल दे रहे होगे. तो अभी के लिए आप क्या टारगेट कर रहे हो? मतलब ईएससी के लिए जो प्री का प्रिपरेशन आपका हो रहा है, उसमें किन सब्जेक्ट्स पे आप फोकस कर रहे हो, अलग से प्रिपेयर कर रहे हो एज कम्पेयर टू गेट? क्योंकि हमें पता है कि ईएससी का सिलेबस अराउंड 40% ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गेट. तो आप किन किन सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो ताकि आप एक बेटर वे में ईएससी प्री के लिए नेक्स्ट ईयर रेडी रहो? तो सर जैसे मतलब गेट में ये सब्जेक्ट हो गए बीएमसी, सर्वे और इरिगेशन और सीपीएम पार्ट, ये सब सब्जेक्ट. और आरसीसी में भी जैसे कई सारे बाद में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्टील हो सब गया. गेट में. हाँ, स्टील हो गया, स्टील, ये सब इसमें गेट में नहीं आते. मतलब बहुत कम, हद अगर सबको मिला ले तब भी 5-7 नंबर का वेटेज होता है. पर गेट में इनसे लगभग अराउंड बहुत क्वेश्चन आते हैं मतलब तो पहले अभी मैं इन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ. और जो बाकी जैसे एनवायरनमेंट वगैरह तो मैंने अच्छे से पढ़ी रखा है. उसके मैंने मतलब लास्ट ईयर ईएससी के पीवाईक्यूज इतने ज़्यादा सोल्व नहीं किए थे, तो अब उसके ईएससी के पीवाईक्यूज करूँगा और एक बार उसका अच्छे से रिवीजन 2-3 बार जितनी बार भी हो सके मेरे से उतना करूँगा. और बाकी जो ये मेजर सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये गेट में तो आएंगे नहीं और ईएससी में भी, ईएससी में ज़्यादा आएंगे. पर इससे मेरा मतलब और भी फायदा है कि दूसरे अगले साल जब गेट दूंगा उसमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी हो जाएंगे, तो थोड़े जो वर्ड्स रह जाएंगे वो भी फिल हो जाएंगे उसके कारण. ट्रू ट्रू, तो क्योंकि आप अभी थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर का भी आपके पास ऑप्शन है. तो इस साल ही हाँ. आप अगर ये रैंक स्कोर कर रहे हो तो ये तो आपके पास अगले साल रहेगा ही. साथ ही साथ हाँ. यू हैव अ चांस टू इवन कम इन द टॉप 5 रैंक, राइट? तो ये तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ही रहेगा.
तो विनीत, जैसा कि आपने बोला कि यू ज्वाइन इन द मंथ ऑफ February, राइट, एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन देयर आर अराउंड 14 to 15 सब्जेक्ट्स, तो कैन यू जस्ट गाइड द स्टूडेंट्स की कौन कौन सब्जेक्ट्स, मतलब आप सब्जेक्ट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करो तो सब्जेक्ट्स को आप कौन कौन एजुकेटर्स को फॉलो किए थे ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म? तो सर मैंने ऐसे जब गया था तो सोम स्टार्ट किया था, क्योंकि सोम ऐसे बेसिक सब्जेक्ट है, और शायद सोम उस टाइम लाइव चल रहा था, तो मैंने आपके ज्वाइन कर लिया था सोम। तो ऐसे शायद 7-8 क्लासेस हो चुकी थी, तो वो बाकी क्लासेस रिकॉर्डिंग कर ली और फिर वो लाइव स्टार्ट कर दिया। फिर मतलब 7-8 सब्जेक्ट तो मैंने आपसे किए थे: सोम, स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, जियोटेक और सर्वे, ओसीएफ, और हाँ, सीपीएम पार्ट। मैंने मतलब ऐसे सीपीएम वाला पार्ट तो आपसे कर लिया था, और थोड़ा सा जसपाल सर से और एनएलवी के प्रकाश सर से कर लिया था। और स्टील मैंने विवेक गुप्ता सर से किया था, आरसीसी भी विवेक गुप्ता सर से किया था। और हाँ, ट्रांसपोर्ट मैंने दुष्यंत सर से और जसपाल सर से फॉलो किया था। और ओके, हाँ, एफएम मैंने देवेंद्र नेगी सर से किया। थैंक यू। एज वी नो कि एफएम इज वन ऑफ, मतलब एफएम के लिए नेगी सर बहुत जाने जाते हैं, राइट, विदाउट एनी डाउट। तो जैसा कि आपने बोला इन सब्जेक्ट्स को फॉलो किया, तो सब्जेक्ट्स को जब फॉलो कर रहे होगे तो पर डे आप कितने सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे थे? जैसे जनरली बच्चे एक दिन में 4-4 5-5 सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्योंकि हर वीक अनअकैडमी पे नए कोर्स लॉन्च होते हैं। तो आप एक टाइम में कितने सब्जेक्ट्स को फॉलो कर रहे थे? तो सर पहले तो एक टाइम पे 2 ही कर रहा था। कभी कभी मतलब ऐसा भी हुआ है कि 3 सब्जेक्ट भी करने पड़े हैं मैनेज, पर मतलब उसमें भी ऐसा था कि कोई लेस वेटेज वाला सब्जेक्ट है या फिर छोटा सब्जेक्ट है या फिर ईजी है समझने में, तो फिर उसको लगा लिया साथ में, तो फिर वो हो भी जाता था मैनेज। पर वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, मतलब ऐसे 20 दिन या 25 दिन के लिए, क्योंकि 3 सब्जेक्ट ऐसे मैनेज करना और साथ में क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि मेरा मेन फोकस क्वेश्चंस पे था कि मतलब माइंड माइंड और हैंड का कनेक्शन अच्छा हो जाए कि पेपर में फॉर्मूला क्वेश्चन देखते ही याद आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगना। तो उस पर ज़्यादा फोकस था मेरा कि तो 2 ही सब्जेक्ट करे थे मतलब ऑन आप एट एवरेज। अ टाइम 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर तीसरा सब्जेक्ट आए भी तो वो बड़ा सब्जेक्ट नहीं, वो छोटा सब्जेक्ट हो, ताकि वो ज्यादा दिन तक वो आपका स्ट्रेस आपके साथ नहीं हो। अच्छा, तो हाँ, बीस आपने पच्चीस दिन में हो जाएगा। कंटेंट पे फोकस किया, साथ साथ जैसा आपने बोला न्यूमेरिकल्स पे फोकस किया। तो एज वी नो कि गेट इज अ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर, और हमको न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज्यादा रखना है कंटेंट के साथ साथ। तो अनअकैडमी इज अ प्लेटफॉर्म जो मैं मानता हूं कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत से सेशंस आपको मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आप अनअकैडमी पे किस तरीके से फायदा उठाए, मतलब रिगार्डिंग द सेशंस, जैसे हम लोग बहुत से स्पेशल सेशंस लेते हैं, तो वो किस तरीके को आप मदद किया, एंड टेस्ट सीरीज का आप इंपॉर्टेंस कितना मानोगे? तो सर पहले तो मतलब जैसे वीकली क्विज़ेज होती थी, मतलब जैसे क्लासेस के जैसे हर हफ्ते वीकली क्विज़ेज, तो वो करता था। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट हैं करने, वो भी किए हैं। और अनअकैडमी पे जैसे स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो जैसे आपने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस कराई थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की और लाइव टेस्ट की, तो उससे थोड़ा ऐसे प्रेशर बिल्डिंग पे भी फ़ायदा मिला था कि ऐसे क्वेश्चन जल्दी हो जाएं जिससे, तो और एक्यूरेटली हो जाए, मतलब जल्दी के साथ एक्यूरेटली भी इम्पोर्टेंट है कि एक्यूरेसी सही रहे, क्योंकि एनएटी क्वेश्चंस में हमें नहीं पता होता कि क्या आंसर है क्या सही है, तो उसमें एक्यूरेसी मेंटेन हो। और छोटी छोटी जो गलतियाँ होती थी कि आंसर टू 2 डेसिमल्स, यूनिट्स, ये सब चीज़ पे मतलब फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हाँ, टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस काफ़ी था। मैंने मतलब मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट इसलिए हुआ मैंने कि फुल लेंथ टेस्ट मैंने दिसंबर में स्टार्ट कर दिए थे, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से मैंने फुल लेंथ स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि वरना अगर जनवरी में स्टार्ट करता तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता, और जो 3 घंटे फिर बैठने का वो है वो नहीं बन पाता एकदम 1 महीने के अंदर अंदर। तो क्वाइट मैंने ट्रू। दिसंबर से स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि आप टेस्ट सीरीज दिसंबर से आपने शुरू किया, तो एक होता है टेस्ट सीरीज सिर्फ देना, और एक होता है उसको एनालिसिस करना। वी वर इन द रेगुलर टच, वी आर नोइंग दैट, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका अपडेट हो रहा था यू आर रियलाइजिंग कि टेस्ट सीरीज में क्या चेंजेस करने हैं, आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, राइट, यू आर फोकसिंग कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहा था। तो जैसा कि हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि निगेटिव मार्किंग को कम से कम लाओ, राइट, ट्राई टू रिड्यूस द नेगेटिव मार्किंग एज मच एज पॉसिबल, और इस पे आपको फायदा भी मिला था। तो जब तुमने स्टार्ट किया था तब टेस्ट सीरीज के क्या मार्क्स थे, और जब तुम आखिरी टेस्ट दिए थे तब क्या मार्क्स आ रहे थे?
तो सर मतलब ऐसे मेरा कुछ कंसिस्टेंट नहीं था कि टेस्ट सीरीज में, मतलब शुरू शुरू में तो ऐसा भी हुआ कि मेरे मतलब जो पार्ट टेस्ट होते हैं उसमें 25 नंबर में से 2 नंबर भी आए हैं, एक दो टेस्ट में इतने नंबर भी आए हैं। और फिर फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो मतलब ऑन एन एवरेज मेरे ऐसे 65 to 70 मार्क्स बन रहे थे। शुरू शुरू में तो थोड़ा दिक्कत हुई, फिर थोड़ा ऐसे एक्सपेरिमेंट करा कि पहले टेक्निकल करता हूँ या पहले एप्टीट्यूड करता हूँ, पहले 2 मार्क्स के करता हूँ या पहले 1 मार्क्स के करता हूँ। उससे भी थोड़ा पता चला कि कैसे करना है। और प्रेशर बिल्डिंग का मोस्टली कि 65 क्वेश्चन में देख लूँ 3 घंटे में। और पर जो पेपर में होगा वो तो पेपर की बात है। टेस्ट सीरीज में तो अपने आप को बस हम अडेप्ट कर सकते हैं 3 घंटों के लिए, क्योंकि जो इसमें काफ़ी टेस्ट सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा एडवांस भी होते हैं जो पेपर के लेवल के नहीं होते। पर हाँ मतलब अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब 100 के अंदर रैंक आ रही है बच्चों में, या फिर नंबर भी ठीक ठाक एवरेज आ रहे हैं, तो मतलब तुम सही ट्रैक पे हो। और और क्या पूछा था सर आपने? मैंने यही बोला था कि आपने जो स्टार्ट में दिया और एंड में दिया, राइट, तो हाँ तो आपने जो स्टार्ट में, डिफरेंसेस अपने में फील किए, राइट, रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज नंबर के स्कड़ में, तो वहां पे आपको क्या क्या चीज दिखा? हाँ तो स्टार्ट में ऐसे 50 नंबर आते थे, मतलब 50 भी आए हैं। और बाद में ऐसे 74 76 तक भी गए हैं। पर ऑन एन एवरेज 65 to 70 मार्क्स पर कॉन्फिडेंस में बूस्ट हुआ है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। तो आपने करीबन कितने टेस्ट लिखे फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर टू द मंथ ऑफ जनवरी, नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू हैव गिवन? दिसंबर से तो मैंने फुल लेंथ स्टार्ट कर दिए थे, वैसे तो मैंने सितंबर अक्टूबर से टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे, पार्ट टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो फुल लेंथ मैंने मतलब ऐसे दिए होंगे 15 से 20 टेस्ट, 15 से ज़्यादा 20 भी दिए टेस्ट होंगे। आपने लिखा, और उससे आपका कॉन्फिडेंस में जो बूस्टअप मिला कि हाँ। एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। तो हम्म। दैट वाज द बिगेस्ट पार्ट, दैट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज जो आप फील करते हो, दैट वाज द टेस्ट सीरीज। और पार्ट टेस्ट जो आप दे रहे थे, तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? मतलब एक तो आपका अन अकेडमी पे आपका वीकली टेस्ट तो रहता ही है, लेकिन इसके अलावा जब वो सब्जेक्ट टेस्ट देंगे, तो सब्जेक्ट टेस्ट कब देना चाहिए? मतलब टेस्ट सीरीज उनको शुरू करने का टाइम, जैसा आपने वो सितंबर में किया, तो सितंबर तक आपका लगभग कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो गया था? हाँ तो सितंबर तक मेरा अराउंड 70 80% के करीब सिलेबस हो गया था। मतलब मेरा एनवायरनमेंट थोड़ा बचा था मेजर, और स्टील तो इतना मेजर है नहीं गेट के लिए, वो बचा था। और एक दो छोटे मोटे सब्जेक्ट बचे थे। तो मेरा अराउंड 70 80 85% के करीब सिलेबस हो चुका था। सो आप ये बिलीव करते हो कि एक बार सिलेबस को एक सफिशिएंट कवर कर लो एंड देन यू गिव द टेस्ट सीरीज, ताकि उसमें फिर कॉन्फिडेंस तुमको मिले, राइट? और हाँ, ऐसा और ये मतलब हाँ बोलो। सबका ऐसे डिफरेंट भी हो सकता है कि जैसे किसी ने पहले ही ले ली टेस्ट सीरीज, उसका जैसे सोम हो गया तो सोम का सब्जेक्ट वाइज दे दिया, या फिर उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया उसका, मतलब वो तो पर्सनली वेरी करता है कि वो बंदा कैसा करना चाहता है। पर राइट, मैंने सितंबर से लिया था। ओके। विनीत, एक और सवाल मेरे साथ ये है कि कॉलेज में, क्योंकि अभी तो चलो कॉलेज अब ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसा आपने रखा? मतलब क्योंकि जब स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट्स कम होते हैं तो रिवीजन करना आसान होता है, राइट, लेकिन जब आप 5-6 सब्जेक्ट कवर कर लेते हो, तब रिवीजन को आपने कैसे मैनेज किया? मतलब मैंने तो मतलब ऐसे रिवीजन का तो रोज का ही था मेरा कि रोज ही कुछ ना कुछ तो रिवाइज करना ही है। तो मतलब मोस्टली मैं मेजर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता था, जैसे जियोटेक पे और एनवायरनमेंट पे, क्योंकि इनका पता ही है कि ये 30 नंबर दे के जाएंगे या 25 नंबर दे के जाएंगे। और उसके बाद मैथ्स में जैसे पूरा का पूरा मैथ्स ही क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में से फॉर्मूले तो रटने नहीं है, तो उसमें तो क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, तो उसके जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन सोल्व किए। मतलब मोस्टली अगर मैं गेट पर्सपेक्टिव से बताऊं, क्योंकि अभी तो मैंने गेट ही दिया है, तो उसके हिसाब से न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करें। और रिवीजन ऐसे डेली रखो, जैसे कि जो सब्जेक्ट हो गया उसको तो एक बार रिवाइज करते ही चलो, जो क्लास में हो रहा है उसको एक बार देख लो। उसके बाद जो पुराना सब्जेक्ट है जैसे जियोटेक हो गया सपोज, तो जियोटेक का सारे फॉर्मूले लिख के देख लो, क्योंकि फॉर्मूले लिख के देखोगे और फॉर्मूला फिर याद तो हो जाएंगे फॉर्मूले, पर क्योंकि गेट में तो नए क्वेश्चन आएंगे, तो उन फॉर्मूलों को मेनली अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है कि तुम उनको कैसे अप्लाई करते हो। क्योंकि फॉर्मूले तो सब याद कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उन जितने ज़्यादा तुम न्यूमेरिकल करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें पता होगा कि उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो डेली रिवीजन, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन बना सको, पी वाई क्यू स्टैंडर्ड है तो पी वाई क्यू जितनी बार कर लो उतना अच्छा है। क्वाइट ट्रू।
तो रिवीजन का साइकिल तो आपने प्रॉपर मेंटेन किया है, राइट। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि जो क्लासेस या जो आप अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप सीखे हो, राइट, इस बार गेट एग्जाम में भी जैसा कि आपसे डिस्कस हो रहा था, इवन आफ्टर गिविंग सो मच टेस्ट सीरीज यू कमिटेड सम मिस्टेक्स, जो इवन आपको भी लग रहा होगा कि अगर वो सही होता तो यू कुड हैव क्रॉस 91 92 मार्क्स, राइट। तो जैसे कुछ कॉमन मिस्टेक आपने अभी भी, जैसा हमने डिस्कस हुआ, फॉर्मूला में गलती हुई है, राइट। तो आप थोड़ा उस पर इलाबरेट करोगे कि इवन आफ्टर लर्निंग सो मच आप वहां पे इतना प्रेशर में होते हो कि गलती कहीं ना कहीं छोटा छोटा पार्ट पे हो ही जाता है ना। तो यस, वी कैन मिनिमाइज, हम ये नहीं बोल सकते कि हम एरर एकदम जीरो कर सकते हैं, विथ टाइम इट विल कम। लेकिन वो एरर्स, क्या वो बहुत बड़े एरर थे या वो एक ऐसे एरर थे जो एलिमिनेट किए जा सकते थे? हाँ सर, तो मतलब मेरे भी ऐसे बहुत सिली सिली मिस्टेक हुए हैं, मतलब अराउंड मैं बताऊँ तो 6-7 नंबर की हुई है। तो अगर मेरे वे ठीक हो जाते तो मतलब 91 92 क्रॉस हो जाता मेरा भी। पर वो ये है कि अगर तुम प्रिपरेशन अच्छी रखोगे तो तुम 6-7 नंबर के सिली मिस्टेक्स के बाद भी अंडर 50 आ सकते हो। और अगर सिली मिस्टेक्स मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिली मिस्टेक नहीं हुई तब भी 500 रैंक आ रही है, तो उस वो तो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि। और ह्यूमन एरर ऐसे पूरा एलिमिनेट करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पेपर भी इस बार को काफ़ी कैलकुलेटिव था। तो मैंने रिवाइज़ किया था पेपर एक बार, पर ऐसे मैं पूरा रिवाइज़ नहीं कर पाया। पर जो मतलब जितनी प्रैक्टिस थी उस हिसाब से मेरे मतलब ऐसा है कि नेगेटिव मार्क्स मेरे 0.67 की नेगेटिव हुई है सिर्फ, मतलब उससे ज़्यादा की नेगेटिव नहीं है मेरी, सिर्फ 0.67 मार्क्स की नेगेटिव हुई है। जबकि मेरी टेस्ट सीरीज में से 6-7 नंबर की नेगेटिव हो जाती थी, पर पेपर में नहीं हुई वो। और एनएटी भी मेरे लगभग ऑलमोस्ट सारे ठीक थे, एक दो ही कोई सिली मिस्टेक में हुआ गलत। तो वही है कि अगर तुम अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखोगे तो थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक से, थोड़े थोड़े ह्यूमन एरर से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी रैंक पे। मतलब अच्छा तुम 5 रैंक से 50 पे चले जाओगे, पर वो ज़्यादा जंप नहीं आएगा। पर हाँ, थोड़ा अगर एक बार जैसे पेपर में जा रहे हो तो रिवाइज कर लिया पेपर या एंड में, या पर प्रेशर में थोड़ा हो ही जाती है गलती वो पूरा एलिमिनेट नहीं हो पाता। बस वही है, और हाँ। पर हाँ, ये अगर लगता मैं है कि अगर ठीक। एमएसक्यू लेके चलूं, अगर मैं एमएसक्यू की बात करूं, क्योंकि एमएसक्यू अभी भी बच्चों के लिए नया है, तो एमएसक्यू में आपका एफिशिएंसी कितना रहा? मतलब अगर आपने एमएसक्यू अटेम्प्ट किया तो उसमें एफिशिएंसी क्या रहा, पहला। और दूसरा, एमएसक्यू के लिए आपने तैयारी को किस लेवल पे समझा? मतलब वो टेस्ट सीरीज ही आपको ऑब्वियसली मदद किया होगा, तो एमएसक्यू को आप किस तरीके से मैनेज किए इन एग्जाम? सर ये तो पेपर से पहले दिन तक भी वैसे डाउट था एमएसक्यू का, तो कि कैसे होंगे। पर हाँ, मतलब ठीक रहे। एक एमएसक्यू में एक तो नेगेटिव नहीं होती, तो वो थोड़ा प्लस पॉइंट है। और मेरे जो एक दो गलत हुए वो 1 मार्कर एमएसक्यू गलत हुए, तो वो भी मेरे लिए थोड़ा प्लस पॉइंट था। और थोड़े एमएसक्यू भी वैसे बेसिक एमएसक्यू थे। एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एमएसक्यू आया था, वो इजी सा था। और एक एमएसक्यू में मुझे ऐसा डाउट है, मतलब उस पर चैलेंज किया है शायद, वो है। और बाकी तो एमएसक्यू इजी थे, कम कम ही एमएसक्यू थे, 6-7 एमएसक्यू थे, वे इजी से थे, बेसिक से। मतलब जो बेसिक जिसने पढ़ा है उसके में हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक लेवल के एमएसक्यू थे। तो एमएसक्यू में आप किसका वेटेज मानते हो? थ्योरी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है या आपके न्यूमेरिकल्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा? न्यूमेरिक मतलब उसमें मेरे हिसाब से जो एमएसक्यू आए थे वो थोड़े बेसिक थ्योरी के बेस्ड ही थे। और थोड़ा अगर आप एप्टीट्यूड से सोचें और थोड़ा ऐसे उन पर टाइम देगी, ऐसे जल्दी जल्दी ना करें उन्हें, तो इजीली हो जाएंगे एमएसक्यू भी। ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी क्वाइट ट्रू, एमएसक्यू करना। क्वाइट ट्रू। सो विनीत, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ईएससी पे भी के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े हुए हो, राइट। टिल नेक्स्ट ईयर आपके पास अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है। एंड जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि यू आर वंस यू हैव जॉइंड विद द सब्सक्रिप्शन, आप अगर एफर्ट लगाओगे रिजल्ट आपके साथ रहेगा, राइट। एंड ऑब्वियसली आपका इस साल यू हैव गॉट गुड मार्क्स इन द गेट, एंड इन द फोर्थ ईयर मैं उम्मीद करूंगा, जैसा कि आपका फैमिली में एक ट्रेंड चला हुआ है विद सम गुड स्कोरिंग, चाहे वो ईएस एंड आईएएस है, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट ट्रेंड विद द गेट टॉप रैंकर्स एंड आल्सो विद द ईएससी। आप निकालोगे एंड यू आर गोइंग टू स्कोर very good in your upcoming exam. So thank you so much, Vineet, for joining with us and letting our learners enlighten with your knowledge of your preparation. And we give you all the best for your future exams. थैंक यू सर। Thank you, dear.